में वो खटाखट कहाँ है? ये सूख के खटाखट हैं, ये गपोड़ संख है, ये कुछ देने देने वाले नहीं है। जिसको हरियाणा में कहते हैं ना, इनसे दूध नहीं आ सकता, लो के थन है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। धनखड़ ने कांग्रेस को गपोड़ संत कहकर संबोधित किया है। धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस केवल गपोड़ संत है, इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सूखे खटाखट हैं। ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस के हुड्डा गुट द्वारा चलाए जा रहे हिसाब मांगो अभियान और कुमारी शैलजा की यात्रा पर भी खूब कटाक्ष किए। धनखड़ का कहना है कि पहले कांग्रेस के 10 साल के हिसाब का चिट्ठा खुलेगा, फिर हमारा हिसाब देखना, और उसी हिसाब की तुलना से ही प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट पड़ना चाहिए। धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के आपस के सुर ही नहीं मिल रहे। कांग्रेस के रथ का एक पहिया इधर घूम रहा है तो दूसरा विपरीत दिशा में। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धनखड़ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इस बार चुनाव मैदान में बड़ा चैलेंज है, लेकिन चैलेंज स्वीकार कर तीसरी बार भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने हाल ही में आए केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की है। कांग्रेस पार्टी 14 में भी इस तरह की बातें कर रही थी, 19 में भी बहुत जोश में थी, तो कांग्रेस के सपने साकार नहीं होंगे। निश्चित रूप से जो वहाँ की दिक्कतें हैं वो भी आपको मालूम है। मैं एक बात कह सकता हूँ धड़ल्ले से कि तीसरी बार में कांग्रेस की कितनी सीटें बची थी, वो विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। 2 बार के शासन के बाद तीसरी बार में कांग्रेस पार्टी को 1 लोकसभा मिली थी, और वो 30 विपक्षी दल भी नहीं बन पाई थी। लोकदल विपक्षी दल बन गया था। अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे। तीसरी बार में उनके पास 1 सीट थी, आज हमारे पास 5 सीट है। आज 50% सीटों पर हम विधानसभा में भी विजयी होकर आए हैं। चैलेंज है, तीसरी बार में यहाँ खड़े हैं, ऐसी कांग्रेस की स्थिति तीसरी बार में नहीं थी। चैलेंज को स्वीकार करके इस मैदान में उतर रहे हैं और फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हिसाब दे दो जी, हिसाब बड़ा जरूरी है। पहले अपना हिसाब दो। हिसाब मांगने का हक उसी को होता है जो हिसाब देता है। पहला हिसाब तो ये दो कि कांग्रेस के समय में किसानों को जो मुआवजा मिलता था, 1.5 रुपए के चेक आया करते। हमने खूब दिखाए हैं, आपने हमारे दिखाए हुए दिखाए हैं। हमारे जमाने में कोई 1.5 रुपए का चेक आया और राठी साहब प्रणामी जी, हमारे जमाने में आप 12,000 करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। इनके 10 साल में 1,000 करोड़ रुपया भी नहीं था। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देते हैं, इनके समय में नहीं मिलती थी। 14 फसलों की खरीद करते हैं, ये नहीं करते थे। इनके हिसाब है, इनका पूरा हिसाब का पहला अपना चिट्ठा खुलेगा कि आपका हिसाब ये है, और उस हिसाब के बाद फिर हमारा हिसाब देख लो 10 साल का, और हिसाब की तुलना के साथ वोट पड़ने चाहिए। इनका स्वामीनाथन रिपोर्ट, आज ये किसानों के तवे पर रोटी सेकनिए बने थे। आपको पता है भाद्रगढ़ में इन रोटियां सेकी थी, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक पैरों नीचे दबा के कौन बैठा था। 6 में रिपोर्ट आ गई थी, 14 तक इनकी सरकार थी। इन्होंने किसानों को कभी प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं दिया। ये जो खटाखट अपना, वो कौन सी तारीख थी, अब क्या तारीख की कह रहे थे, खटाखट 8,000 कितने रुपए वो आपके खाते में है। और लोगों ने देखे, लाइन लगी कांग्रेस के दफ्तरों में, वो खटाखट कहाँ है? ये सूख के खटाखट हैं, ये गपोड़ संख है, ये कुछ देने देने वाले नहीं है। जिसको हरियाणा में कहते हैं ना, इनसे दूध नहीं आ सकता, लो के थन है। ये जो है, इनसे कुछ आ नहीं सकता। हाँ, बातें जरूर एक बार ऐसे बना देंगे कि बस पूछो ना। तो इसलिए ये इनका हिसाब पहले हो, फिर हमारा हिसाब आपके सामने है 10 साल का। जिस कहो उस मंच पे देने तैयार। देखिए, लोकतंत्र में हर नेता को अपनी बात कहने का, रखने का हक है। शैलजा जी भी अपनी बात अर्बन सेक्टर में रख रही हैं, बाकी भी कांग्रेस के लोग अपनी अपनी जगह रख रहे हैं। अब आपको भी पता है उनकी धड़ेबाजी का कि मिले सुर हमारा तुम्हारा वाला, बात तो हो नहीं रही है। तुम्हारा सुर तुम्हारा और मेरा सुर हमारा, जो है वो मेरा, तो उस नाते से इनकी कहानी चली हुई है। तो इसलिए वो आपके सामने है, जो भी हालात है उस हालात में ये कहाँ पहुँचेंगे। किसी रथ का एक घोड़ा इधर जाए और एक घोड़ा इधर जाए तो रथ कहाँ पहुँचता है, आप हिसाब लगा सकते हो। तो देखिए, चुनौती तो यही है कि हम तीसरी बार हैं। तीसरी बार जब आते हैं तो देखिए, पहली बार के बाद ही कई बार एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरी बार के बाद और ज्यादा होती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तीसरी बार के रास्ते में भी हम जब
लोकसभा में 50% तक पहुंचे हैं और उसमें विधानसभा में भी 50% में जीते हुए हैं। तो हमने बहुत बड़ी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में अपने फेवर में बदला है। और हम अपने नौजवान लीडरशिप हमारे पास है, नायब की बड़े मुस्कुराते हुए अच्छे चेहरे हैं, नया हमने अध्यक्ष दिया है और एक नई टीम के साथ मैदान जंग में उतर रहे हैं। उस नाते से एक नए जोश खरोश के साथ तो हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हम ये रियल ग्राउंड पर चल रहे हैं, हम उनकी तरह 80-80 नहीं कर रहे। कि जो देश का कुल बजट 48 लाख करोड़ रुपए का इस बार है, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपया वो पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नए विकास के कामों पर खर्चा जाएगा। पूंजीगत व्यय ही है जो नई चीजों के लिए खर्च हो सकता है। जो पुराना व्यय है वो तो तयशुदा व्यय होता है, जो उन चीजों पर जाएगा ही जाएगा। जो योजनाबद्ध व्यय होता है जिसका शीर्षक तय है कि इस पैसे को यहां जाना ही जाना है। तो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड वाला विषय, बुजुर्गों की संख्या देखो हमारे यहाँ बढ़ रही है, दुनिया में भी बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी बढ़ रही है। तो उनकी डिपेंडेंसी परिवारों पर, उनके इलाजों की ओर की मैंने ये देखा है अपने यहाँ कि कई बार बुजुर्ग इस बात के हमारे इलाज नहीं कराते कि बच्चों के पैसे खर्च हो जाएंगे। कह देते हैं यही पड़ोस के डॉक्टर से हरे पत्ते वाली गोली ले आऊंगा, लीले पत्ते वाली गोली ले आऊंगा। तो हरियाणा ने तो चिरायु कार्ड से और आयुष्मान से कवर किया। अब बुजुर्ग सारे केंद्र सरकार ने अबू 70 वाले उसमें कवर किए। एक अच्छी बात यह है कि कोई भी घर मिल रही है, 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य भी इसमें जो है रखा गया है। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। 100 करोड़ मकानों पर ये बिजली 300 यूनिट तक वाली जो जाएगी, उसमें जो उसके पास